दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर मैसूर? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? मद्रास, चेन्नई। ठीक है, मद्रास, यानी कि पहले इसका नाम मद्रास था, चेन्नई है ये का। यहाँ पर इसका दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का क्या है? मुख्यालय है। थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या भी देख लेते हैं। हिंदी भाषा का दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास, चेन्नई में था। इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा सन 1918 ईस्वी में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। ठीक है, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है इसका मुख्यालय चेन्नई के अंदर है और इसकी स्थापना 1918 में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? सघोष भी आपको पता होना चाहिए और महाप्राण भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे आगे। अभी मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा आंसर बता देती हूँ। अगर सघोष की बात करें तो देखो, जो हमारे वर्ग होते हैं, वर्ण का जो पहला दूसरा व्यंजन होता है वो कैसा होता है? अघोष होता है। कौन सा है? अघोष होता है। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो कौन सा होता है? सघोष होता है। सघोष या घोष भी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है वो महाप्राण होता है, दूसरा और चौथा व्यंजन। थोड़ा सा आगे मैं इसके डिटेल बता दूंगी। अभी हमें यहाँ पर हमें देखना है। देखो, जो ख है, ख क्या है? महाप्राण है। ख क्या है? महाप्राण है। घा क्या है? महाप्राण है। जा महाप्राण नहीं है। ये तो हमारा आंसर वैसे ही होगा ही नहीं। ठा भी महाप्राण है। ठीक है, तो महाप्राण तो ये तीनों के तीनों हो गए। अब हमें सघोष भी देखना है। क्या देखना है? सघोष। ठीक है, क्या देखना है? सघोष देखना है। तो पहला और दूसरा, देखो जो ख है वो दूसरा व्यंजन है और जो जा तो वैसे ही होगा ही नहीं। जा सघोष तो है लेकिन महाप्राण नहीं है। ठ महाप्राण है लेकिन ये दूसरा व्यंजन है। तो जो दूसरे व्यंजन होते हैं, पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। लेकिन जो घ दे रखा है इसमें वो चौथा व्यंजन है। कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का व्यंजन है। तो इसलिए सघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, याद रख लेना। सघोष महाप्राण, एक बार इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सघोष महाप्राण कौन से होते हैं? वो ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा घोष व्यंजन को मिलाकर, अर्थात जो व्यंजन दोनों में पाए जाते हैं। जो व्यंजन सघोष भी होगा और महाप्राण भी होगा वो सघोष महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ख, यानी कि सीधा सीधा आप समझ लीजिए, जो वर्ग का, देखिए लिए मान लीजिए कि क, ख, ग, घ और अणा, ये जो व्यंजन होते हैं, इसी तरह से पूरा वर्ग चलता है। ये वाला व्यंजन और ये वाला व्यंजन पूरी लाइन में, ये वाला और ये वाला, दूसरा और चौथा जो व्यंजन होगा वो महाप्राण होता है। ठीक है, और पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, अल्प प्राण, उनमें कम जान लगानी पड़ती है। ख और घ में ज़्यादा जान लगानी पड़ती है, ताकत लगानी पड़ती है। ऐसे समझ लीजिए। और अगर हम बात करें अघोष और सघोष की, तो ये दोनों जो व्यंजन होते हैं इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। पहले दूसरे जो व्यंजन है वर्ग के, ये अघोष होते हैं। कौन से होते हैं? अघोष। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है ये घोष या सघोष कहलाते हैं। सघोष या घोष कहलाते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए। चलते हैं आगे। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा इसमें दे रखे हैं। और इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, स, ह, वो भी महाप्राण के अंदर आते हैं। ये भी ध्यान रख लेना। घोष व्यंजन की अगर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया है, तीसरा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है, देखो तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा के अलावा यह अलावा जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? घोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, सघोष या घोष होते हैं। ह इसमें आता है। सघोष महाप्राण कौन से होते हैं? घ, झ, ब, ढ, ध। ठीक है, ये सघोष भी होते हैं और महाप्राण भी होते हैं। अघोष महाप्राण कौन से होते हैं? आप इनकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना।
आप देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल रखा है, वैसे मैं कमेंट बॉक्स में भी उसको सेंड कर दूंगी, मुझे ध्यान नहीं रहता। आप अगर बोलते भी नहीं है कमेंट करके, तो इसलिए मैं डालती भी नहीं हूँ। आप टेलीग्राम चैनल इनकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं किसी भी क्लास की, तो आप टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। लेकिन आपको पहले कमेंट करने के मुझे बताना होगा, मैं खुद भी चेक नहीं करती उसको। तो मुझे बता दीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डाल दूँगी। चलते हैं आगे। अघोष महाप्राण। अघोष महाप्राण वो ध्वनियाँ होती हैं जो महाप्राण व्यंजन तथा अघोष व्यंजन को मिला करके जो व्यंजन दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, महाप्राण व्यंजन ये हमने देख ही लिए हैं। अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, पहला और दूसरा जो व्यंजन होते हैं वो अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। अग्र, मध्य और पश्च, ये तीन प्रकार के जो स्वर होते हैं, उनमें से आपको देखना है जो जिह्वा के आधार पर, ठीक है, जिह्वा के आधार पर इनको किस तीन भागों में बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन से तो अग्र होते हैं, बस आप अग्र को याद रख लीजिए। ठीक है, अग्र और मध्य वाला एक ही व्यंजन है। देखो मध्य वाला जो व्यंजन है वो सिर्फ एक ही है, अ बोला जाता है, बस अ से जो अनार होता है, अनार मध्य में बोला जाता है। बाकी के सारे जो होते हैं अग्र की अगर बात करें, जिनमें कम कम जान लगानी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि ई, बड़ी ई, ठीक है, और इसमें होता है ए और बड़ी ए। ठीक है, चार जो होते हैं वो अग्र स्वर होते हैं। पश्च की अगर बात करें तो इसमें बड़ा आ है ना, और बड़ी मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटा ओ, बड़ा ओ, ये इसके अंदर आते हैं पश्च स्वर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्च स्वर आपसे पूछ रहा है, तो ये दोनों तो अग्रभाग में से बोले जाते हैं। अ हमारा मध्य में हो गया, लेकिन जो आ है, आ क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आ हमारा पश्च स्वर में आता है। ठीक है, पश्च स्वर होता है इसमें, ये सीधा कंठ से बोला जाता है। वाक्य व्याख्या दे रखी है, हालांकि मैंने आपको बता दिया है। हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो कई लोगों ने लिखा है, लेकिन हिंदी भाषा की बात हो रही है यहाँ पर, हिंदी भाषा में किसने लिखा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले की बात हो रही है, क्योंकि देखो गारसादा तासी ने तो फ्रेंच भाषा में लिखा था, हालांकि इसने सबसे पहले लिखा था, ये फ्रेंच विद्वान था, फ्रेंच भाषा में ही लिखा था, लेकिन इसने सबसे पहले पहले अगर पूछा जाए सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, अगर भाषा की बात नहीं हो रही है, तो ये फ्रेंच भाषा में गारसादा तासी ने लिखा था। लेकिन अगर हिंदी भाषा का पूछ लिया जाए तो वो सबसे पहले नाम आता है शिव सिंह सेंगर का। इन्होंने लिखा था शिव सिंह सरोज। क्या लिखा था, शिव सिंह सरोज नाम से लिखा था, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में लिखा था, लेकिन ये 1929 ईस्वी में जाकर के लिखा गया था। और ग्रियर्सन की बात करें तो इसने अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, याद रख लेना। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। अगर ये सारी साहित्य की पुस्तक आपको पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको इनकी सारी जो भी किताब है, जो भी इम्पोर्टेंट क्लास थी, वो मैंने डाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका पुस्तक है ये किसने लिखी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई। और इसके अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1940 में लिखा था। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी लिखा था हिंदी साहित्य का अतीत नाम से। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत नाम से लिखा था, उसके दो भागों में ही आया था। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। और रामचंद्र शुक्ल का तो सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी पुस्तक है, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक आपसे पूछ रहे हैं पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंदी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी।
तो आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है ये निकाली थी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, आनंद कादम्बिनी। और इसका अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1881 से निकालना। इसको शुरू हुआ था मिर्जापुर से। कहाँ से निकाली थी? मिर्जापुर से। और ये एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका आप जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से इन्होंने निकाली थी, कवि वचन सुधा के नाम से इन्होंने निकाली थी, और बाल बोधिनी के नाम से भी निकाली थी। शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो इन्होंने बनारस अखबार निकाला था 1845 ईस्वी में, जो कि बनारस से निकलता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी जानते हैं, ये 1903 में इन्होंने संपादन कार्य शुरू किया था सरस्वती का। ठीक है, सरस्वती की अगर स्थापना की बात करें तो 1900 ईस्वी में काशी में हुई थी। इसके प्रथम संपादक थे चिंतामणि घोष। निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो सप्तक परंपरा का कवि इनमें से कौन नहीं है? सप्तक यानी कि जो 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, चारों सप्तक में से किसी में भी नाम नहीं आता है। वो किसका नहीं आता है? इसका मतलब आपको 4 जो सप्तक हैं उनके सबके नाम याद करने पड़ेंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। हरि नारायण व्यास, श्रीकांत वर्मा, नेमीचंद्र जैन या फिर नरेश मेहता। तो इनमें से जो नाम है वो श्रीकांत वर्मा का किसी भी परंपरा में नहीं आता है। ठीक है, हरिनारायण व्यास का आता है, नेमीचंद्र जैन का आता है, नरेश मेहता का भी आता है। ठीक है, पहल पत्रिका का संपादक कौन है? पहल पत्रिका किसकी थी? तो पहल पत्रिका के अगर संपादक की बात करें तो राजेंद्र यादव, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन या फिर विश्वनाथ तिवारी। तो पहल का जो संपादक है वो है ज्ञान रंजन। ठीक है, पहल पत्रिका के जो संपादक थे वो थे ज्ञान रंजन। ठीक है, ये याद रख लेना है, ज्ञान रंजन ने निकाली थी। और 1973 ईस्वी में इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1973 में ये जबलपुर से निकलती थी। कहाँ से? जबलपुर से निकलती थी। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट या फिर आनंद वर्धन। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं अभिनव गुप्त। ठीक है, अभिनव गुप्त का था क्या? अभिव्यक्तिवाद। अगर हम शंकुक की बात करें तो शंकुक ने अनुमितिवाद भट्ट लोलट की बात करें तो इनका उत्पत्तिवाद रहा है। ये काव्य शास्त्र के क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। उत्पत्तिवाद। आनंद वर्धन का सभी जानते हैं, इन्होंने ध्वनि सिद्धांत दिया था। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट, क्रोचे या फिर लॉन्जाइनस। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं क्रोचे साहब। ठीक है, क्रोचे जी हैं। और अगर इनकी बाकी के की बात करें तो I.A. रिचर्ड्स का जो सिद्धांत था वो था संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण या मूल्य सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। ठीक है, T.S. एलियट की अगर बात करें तो T.S. एलियट का था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। और लॉन्जाइनस का जो सिद्धांत था वो था उदात्तवाद का सिद्धांत। कौन सा था? उदात्तवाद। ये सारे जो सिद्धांत है वो आपको याद रखने हैं, भारतीय और पाश्चात्य दोनों के। आज यहाँ पर हमारे 10 ही क्वेश्चन है। आप अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। धन्यवाद। ये जो इधर का पूरा एरिया पड़ता है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी, इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? सभी क्वेश्चन आपको देखने हैं, फुल वीडियो को वॉच किया करो, इससे आपको लाभ होगा। मैं भी बहुत स्पीड मतलब बहुत धीरे नहीं चलती, स्पीड में ही चलती हूँ जैसे आप पढ़ना पसंद करते हो। ठीक है, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप थोड़ा टाइम वेस्ट पढ़ाई पे नहीं करोगे तो फिर आगे ज़्यादा वेस्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप रुक करके किसी चीज़ को अच्छे से समझ के पढ़ा करो। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? उदीच्य, प्रतीच्य, मध्य देशीय या फिर प्राच्य? तो ये आती है प्राच्य में।
ठीक है, प्राच्य वर्ग के अंतर्गत आती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 13 स्वर, 38 व्यंजन और या इनको दोनों के मिलाकर 51, मतलब टोटल इन्होंने जो वर्णों की संख्या मानी है ध्वनियों की वो 51 मानी है। तो हमारा पहला ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 स्वर माने हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, 38 व्यंजन माने हैं और 51, ठीक है, दोनों को मिलाकर कितने वर्ण बनते हैं? 51। ये ध्यान रखना है, 51 किसने माने हैं? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित करना है। ये भाषा में ही आएगा क्योंकि भाषा के साथ सम्मिलित करना है। कवितावली, ये तुलसीदास की रचना है कवितावली। तो ये किस में लिखी हुई है? ये ब्रज भाषा के अंतर्गत लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो ये पिंगल भाषा में है। और बरवे नाई का भेद अवधी भाषा और अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। ठीक है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का ही मतलब इन्होंने खड़ी बोली को बहुत महत्व दिया था, काफ़ी आगे बढ़ाया था। इसकी बहुत ज़ोर शोर से इन्होंने मतलब इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इसमें लिखे थे, तो इनको खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। तो अमीर खुसरो की जो मुकरियाँ हैं ये खड़ी बोली में आती हैं। ठीक है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? ब्राचड़, पैसाची, मागधी और अर्धमागधी। तो ये माना जाता है ब्राचड़ भाषा से। ठीक है, ब्राचड़ भाषा से किसका? सिंधी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्ध विज्ञान या फिर कोश विज्ञान। तो ग्रिम नियम का संबंध किससे आता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वनिम विज्ञान, यानी कि ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, स्वनिम विज्ञान से संबंध है किसका? ग्रिम नियम का। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? संस्कृत निष्ठ हिंदी, उर्दू मिश्रित, दक्खनी हिंदी, ब्रज अवधि का मिश्रित रूप। जो नहीं पढ़ा है जिन्होंने, है ना, उनके सीधा सीधा यही लगेगा कि ये संस्कृत निष्ठ है, लेकिन नहीं, ये हिंदी उर्दू मिश्रित है। जो हिंदुस्तानी भाषा है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। बहुत सारे वर्ड हैं जो हम अपने डेली में उर्दू के बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि ये उर्दू का है या हिंदी का है। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर बताना है हमें यहाँ पर, कौन सा है? अर्ध स्वर 4 होते हैं, य, र, ल और व। ठीक है, इसमें देख लीजिए कौन सा आ रहा है? य आ रहा है। ये अंतस्थ व्यंजन भी बोले जाते हैं और वैसे अर्ध स्वर बोलते हैं इनको। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? बोली का लघुत्तम रूप क्या है? व्यक्ति बोली, उपबोली, सहायक बोली या वर्ण। तो बोली का लघुत्तम रूप पूछा है आपसे, आप सीधा वर्ण मत कर देना क्योंकि वर्ण नहीं आता, व्यक्ति बोली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार, द्रविड़ की मतलब आप समझ सकते हैं, द्रविड़ किसको बोलते हैं? दक्षिण को बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण पर जो हमारा हिस्सा है भारत का, वहाँ की भाषाओं को द्रविड़ परिवार बोला जाता है। तो उड़िया, बंगला और असमिया, तो ये हमारे पूर्वी में आती हैं। वैसे पूर्वी हिंदी की बोलियाँ नहीं है ये, है ना, ये भारोपीय परिवार में आती हैं और ये कन्नड़ आती है द्रविड़ में। ठीक है, कन्नड़, कन्नड़ उधर कर्नाटक केरल की भाषा है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बेसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या फिर मगध। काशिका, देखो काशी का नाम आपने सुना होगा, काशी। ठीक है, और ये बन गया काशिका, यानी कि, और काशी किसे बोलते हैं? बनारस को बोलते हैं। ठीक है, तो ये बनारस की भाषा को काशिका कहा गया है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या राहुल सांकृत्यायन। तो ये कहा है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये पुरानी हिंदी का नाम देखते ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी की याद आती है। मतलब कहने का यही कि उनका ही नाम अगर यहाँ पे होता तो उसको ही 99% बच्चे सही कर देंगे, है ना, लेकिन इसमें साहित्यिक अपभ्रंश की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी है, गुजराती है, हिंदी भी है, लेकिन जो मलयालम भाषा है, मलयालम भाषा कहाँ की है? केरल की है ना, और जो कन्नड़ भाषा थी वो कर्नाटक की है। तो भारोपीय परिवार की भाषा ये नहीं है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है।
बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली है जो नहीं आती है? बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत भोजपुरी, बुंदेली, मगही या मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये तीनों भाषाएं आती हैं, लेकिन जो बुंदेली है ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी? बुंदेली। इसका नाम ध्यान रखना। खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी, वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, कौरवी या फिर रेखता। तो ये जनपदीय हिंदुस्तानी का नाम दिया है। हिंदी वर्णमाला में यह है अंग और अह, ये क्या है दोनों? क्या ये दोनों स्वरों में आते हैं, व्यंजन में आते हैं, अयोगवाह या फिर संयुक्ताक्षर हैं? ये हमारे अयोगवाह में आते हैं। किस में आते हैं? अयोगवाह दो होते हैं, अंग और आह। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अभट्ट? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अभट्ट। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या पूछ रहा है। 8, 12, 10 या 9? तो 8 स्वर थे केवल। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं उसके वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है? ओडिया, मराठी, बिहारी या फिर बांग्ला? इनमें से कौन सी भाषा है जो कि आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए। ओडिया, मराठी, तो इसमें ये जो मराठी भाषा है ये पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। ठीक है, ये इसका ध्यान रखना है। ये पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, बल्कि ये भारोपीय परिवार में आती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो कौन कहेंगे? जो यूरोपीय होंगे वही तो कहेंगे इस बात को, है ना। ये जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने एक साहित्य का इतिहास भी लिखा था। अगर आपको हिंदी साहित्य की आप या हिंदी यूजीसी नेट टीजीटी पे किसी भी सब्जेक्ट के मतलब हिंदी की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी हमारी क्लासेज हिंदी के लिए PYQ, मतलब एक तरीके से PYQ क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं खुद बनाती हूँ और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे पहले पूछे गए हैं और जिनकी पूछे जाने की संभावना है, वो मैं कुछ क्वेश्चन बनाती भी हूँ, है ना। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इस को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें चैनल को, लाइक कर दिया करें। एक लाइक में आपका पैसा रुपया कुछ नहीं लगता है, लेकिन हाँ हमें खुशी ज़रूर मिल जाती है, काम करने का मोटिवेशन मिलता है। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर अवधी? तो ये प्राकृत भाषा का रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? कन्नौजी, अवधी, ब्रज, बघेली, छत्तीसगढ़ी। देखो सबसे पहली बात है इसमें अवधी, मैं आपको 3 भाषाएं बता देती हूँ, उनको लगा हटा दोगे ना तो आपको पश्चिमी हिंदी भी याद हो जाएगी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 जो भाषाएं ना इनको याद रख लेना, ये पूर्वी हिंदी की हैं। किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की। अब आपको यहाँ पर देखो अवधी दे रखा है, यहाँ पर कौन सी दे रखा है? अवधी, बघेली दे रखा है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी दे रखा है। तो ये तीनों ही हमारी पश्चिम हिंदी की सही बोली नहीं हो सकती, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। आप पूर्वी हिंदी याद रख लो क्योंकि इसमें 3 भाषाएं आती हैं जो बहुत ईजी हैं याद करना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। पश्चिमी हिंदी की भले ही आप भूल भी जाओगे तब भी आप इसको अगर याद रखोगे ना तो इनको कर ले जाओगे। बाकी जो राजस्थानी मराठी है ना वो अलग ही पहचान में आ जाती है, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी से बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो देखो अर्धमागधी से जो विकास हुआ है ना वो किसका हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। किसका हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी का हुआ है और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का हुआ है। और पूर्वी हिंदी की बोली अभी मैंने आपको बताई थी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ये बघेली आ जाएगा।
ठीक है। बघेली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है? अष्टम सूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, उसमें डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी कौन सी भाषा है जो उसके अंदर नहीं आती है? डोगरी, मणिपुरी और छत्तीसगढ़ी तो है, लेकिन इसमें जो एक मिनट, मैथिली भाषा है, भोजपुरी नहीं है ना, और इसके अंदर छत्तीसगढ़ी भाषा का भी जिक्र नहीं है। इनमें कौन सी बोली है जो कि आकार बहुला है, जिसमें आ की भाषा ज़्यादा आती है? ठीक है। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली या फिर कन्नौजी? तो खड़ी बोली जो है ये आकार बहुला है। ठीक है, आकार बहुला, ये ध्यान रख लेना, इसमें आ का शब्द ज़्यादा आता है। कंठोष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण क्या है? कंठोष्ठ्य जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो ऐसा शब्द, ऐसा इसमें से ध्वनि कौन सी है? देखो, क तो सीधा सीधा हमारा कंठ का है, ठीक है, और जो त है ना वो दंत का है, त दंत है। ए की अगर बात करें तो ए में हमारे ओष्ठ तो कहीं छू नहीं रहे। ओ जो होता है ना, ये हमारा कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, इसको याद कर लेना। अगर बोल के देखेंगे तो इसमें जो ओठ है ना कहीं काम करते हैं और कंठ काम करता है। इनमें से कौन सी ध्वनि है जो संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन वैसे तो आप जानते होंगे, अक्षय तृग्य जो होते हैं, ये वाले जो होते हैं ना, ये और एक ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, लेकिन वो संयुक्त व्यंजन नहीं पूछ रहा है यहाँ पे आपसे। ये कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन में आ रही है? क, च, ट, ओ, है ना, तो ये तो होंगे ही नहीं। इन दोनों में से कंफ्यूजन जरूर सबको होगा, लेकिन ये इसमें संयुक्त व्यंजन आता है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। प्रियतन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन? तो इसमें से जो पार्श्विक है, पार्श्विक, ये र और है इसके ऊपर, है ना, पार्श्विक ध्वनि किसको बोला जाता है? र को बोला जाता है ना। उत्क्षिप्त की अगर बात करें तो ये वाला ड और ढ होता है। प्रकंपित की बात करें तो र होता है। ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं? ये अलग अलग एक एक वर्ण होते हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ल को पार्श्विक बोलते हैं क्योंकि हमारी तालु को स्पर्श करती है ल, और ड और ढ उत्क्षिप्त होते हैं, ये बाहर से आए हैं, विदेशी सब वर्ण है। और र प्रकंपित होता है, जब हम बोलते हैं तो र ऐसे लगता है जैसे अंदर से कंपन हो रहा है। ठीक है, इनको याद रख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा युग्म है जो अघोष ध्वनि है? अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष वर्ण कौन से होते हैं? पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होते हैं ये अघोष ध्वनि होते हैं। ठीक है, अघोष ध्वनि में, और तीसरा, चौथा, पांचवा की बात करें तो ये हमारे घोष होते हैं, सघोष भी बोलते हैं और घोष भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे अघोष होते हैं। पहला और दूसरा आप इसमें देख लीजिए, ग और घ तो तीसरा और चौथा हो गया, प फा हमारा पहला और दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। ये अघोष, घोष, महाप्राण, अल्पप्राण, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, इनको जरूर अच्छे से याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास है जो कि शौर सेनी से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी या फिर सिंधी? शौर सेनी से किसका विकास हुआ है? तो ये हुआ है भाई गुजराती का। ठीक है, किसका हुआ है? ये गुजराती का हुआ है, इसका याद रख लेना। सिंधी का ब्राचड़ से हुआ है, ये थोड़े अलग हैं। ठीक है, इनको भी आप पढ़ लेना। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चे देखते नहीं हैं पूरी वीडियो को, मतलब या तो वो कट करके देखते होंगे, या स्पीड में देखते होंगे, या स्किप करके चले जाते होंगे, पता नहीं मुझे तो, लेकिन पूरा वीडियो आप वॉच नहीं करते, इसीलिए मैं अब स्पीड से पढ़ाती हूँ। ओके, थैंक यू भाई। अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना। धन्यवाद। 30 और धर्मयुग पत्रिका धर्मवीर भारती के द्वारा निकाली गई थी 1950 ईस्वी में। मैं इनका यहाँ पर क्रम लिख देती हूँ। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, सरस्वती 1900 ईस्वी, और धर्मयुग पत्रिका 1930 ईस्वी, और कवि वचन सुधा 1900। एक मिनट भाई, गड़बड़ हो गई है, लिखा तो सही है लेकिन ये इसके अनुसार है, वो डी वाला देख रही थी मैं। चलो, कोई कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में प्रकाशित होती है, और ये कहाँ से निकलती थी? काशी से निकलती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक थे, मतलब उन्होंने ही निकाली थी ये पत्रिका। सरस्वती के जो प्रथम संपादक थे वो चिंतामणि घोष जी थे। 1900 ईस्वी में निकाली गई थी, मासिक निकली थी ये भी, और
काशी से ही निकलती थी। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी थे। 1930 ईस्वी में से निकाला गया था बनारस से, ये भी मासिक पत्रिका थी। और धर्मयुग धर्मवीर भारती के द्वारा 1950 ईस्वी में निकाली गई, ये साप्ताहिक पत्रिका थी। धर्मयुग कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक, जो कि बम्बई से निकलती थी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है, बताइए। गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? तो ये गोस्वामी गोकुलनाथ की रचना है। ठीक है, इन्होंने 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दो ग्रंथ लिखे थे, जिनमें इन्होंने गोस्वामी अपने जो वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ जी थे, उनके जो शिष्य थे वो इनमें रखे गए थे। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये किस कवि की काव्य पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर जगदीश गुप्त। तो सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। किसकी है? सखी वे मुझसे कहकर जाते मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। और इन्होंने एक यशोधरा, यशोधरा नाम से जो काव्य रचना की थी, उसमें ये उन्होंने लिखा था। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? ये पत्रिकाएं भी पूछी जाती हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर जो सेट है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? नया ज्ञानोदय, मृणाल पांडे, रविंद्र कालिया, प्रभाकर श्रोत्रिय या फिर ज्ञान रंजन। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये है रविंद्र कालिया। ठीक है, नया ज्ञानोदय ये रविंद्र कालिया की क्या है, पत्रिका है। ये दिल्ली से निकलती थी, ये भी ध्यान रख लेना है। ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? दिल्ली से निकलती थी, मासिक पत्रिका थी और 2002 ईस्वी में से प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 2002 ईस्वी में। और ज्ञान रंजन की हमने एक और पत्रिका पढ़ी थी, ज्ञान रंजन की पहल, पहल पत्रिका हमने पढ़ी थी लास्ट सेट में, तो वो पहल नाम से थी, जो कि कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से निकलती थी। धातुसेन, देवसेना, अनंत देवी, विजया प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? यहाँ पर कई पात्रों के नाम दे रखे हैं, कभी कभी एक भी पूछा जाता है, एक से ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं। ये किस नाटक के पात्र हैं? ये तो पक्का पक्का पता है कि चारों के चारों जो नाटक हैं वो किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अब इसमें धातुसेन, देवसेना, अनंत देवी और विजया, ये किस नाटक के पात्र हैं? तो ये पात्र हैं स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त जो कि 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद और ध्रुव स्वामिनी की बात करें तो 1933 में आया था। और चंद्रगुप्त की अगर बात करें तो 1931 ईस्वी। और राज्यश्री 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनके क्रम से आपको याद रखने हैं, ये मैंने करवाई भी हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि, पतंजलि, राजशेखर या फिर भामा। तो ये किया गया था पतंजलि, जो कि हम योगाचार्य थे। ठीक है, योगाचार्य थे पतंजलि, और इन्होंने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। अगर रस की बात करें तो रस का सबसे पहली बार प्रयोग किया था भरत मुनि ने। ठीक है, जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा था। और भरत मुनि की अगर बात करें तो 2री शताब्दी के थे, पतंजलि का तो और राजशेखर भामा 6वीं शताब्दी में थे। इनका क्रम पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है। कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट या फिर आई.ए. रिचर्ड्स। तो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया गया था टी.एस. एलियट के द्वारा। ठीक है, टी.एस. एलियट के द्वारा दिया गया था। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। परिकल्पना का सिद्धांत भी कहते हैं, व्यक्ति प्रज्ञा का सिद्धांत भी कहते हैं, संवेदनशीलता का असाहचर्य सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ठीक है,
और अगर इन दोनों औरों की बात करें तो कॉलरिज ने दिया था कल्पना का सिद्धांत। कल्पना का सिद्धांत मैथ्यू अर्नाल्ड, इन्होंने नव्य नव्य अभिजात्यवाद। अभिजात्यवाद आप हर प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कीजिए तो आपका कंप्लीट मतलब कंप्लीट जो रिवीजन है ना वो आपके दिमाग में बार बार घूमता रहेगा। ठीक है, अभी मैं कम क्वेश्चन इसीलिए लेके आ रही हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो आपको कम से कम 50-100 क्वेश्चन एक बार में मिल जाएंगे। वो डायरेक्ट आपको वैसे बुक से देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अच्छे अच्छे आप देख सकते हैं और वहाँ पर आपको पूरी व्याख्या भी इसकी मिलेगी। नव्य अभिजात्यवाद ये किसका सिद्धांत है? तो मैथ्यू अर्नाल्ड का है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज का है। टी.एस. एलियट ने व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया था। और आई रिचर्ड्स की अगर बात करें तो इनके सिद्धांत का नाम है संप्रेषण या मूल्य का सिद्धांत। संप्रेषण या मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? यहाँ पर इतिहास लेखक दे रखे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इनका कालक्रम आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु, गारसा दत्तासी या शिव सिंह सेंगर। तो इतिहास लेखकों का बताना है, इनके जन्म के आधार पर नहीं बताना, बल्कि उन्होंने जो अपना साहित्य इतिहास लिखा है उसके आधार पर बताना है। तो सबसे पहले साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले द इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदो ये हिंदुस्तानी इस प्रकार नाम से लिखा था, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा था। इसके बाद शिव सिंह सेंगर ने लिखा था 1883 ईस्वी में, जो कि हिंदी भाषा में लिखा गया था। मिस्र बंधुओं की अगर बात करें तो इनका 1913 में 3 भाग प्रकाशित हुए थे मिस्र बंधु विनोद के, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास था। और 1934 में इनका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो 1929 में इनका जो साहित्य का इतिहास है वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? आलोचना पत्रिका दे रखी है यहाँ पर। आलोचना पत्रिका की हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो इस पत्रिका का प्रकाशन राजकमल प्रकाशक के द्वारा किया गया था 1951 ईस्वी में। ठीक है, आलोचना पत्रिका की जो जो संपादक थे वो थे राजकमल चौधरी। ठीक है, और 1951 ईस्वी में इसको निकाला था। और इसमें के कई संपादक बनाए गए थे जो कि यहाँ पे दे रखे हैं। तो इनके संपादकों का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएंगे कौन से? नंद दुलारे वाजपेयी। सबसे पहले इसमें आएंगे नंद दुलारे वाजपेयी और शिवदान सिंह चौहान, इसके बाद फिर धर्मवीर भारती और फिर नामवर सिंह। ठीक है, ये इनका क्रम है। 1 मिनट। नहीं, इसका जो आंसर है वो आना चाहिए सी। सी आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि शिवदान सिंह चौहान थे पहले और फिर धर्मवीर भारती, फिर नंद दुलारे वाजपेयी और फिर नामवर सिंह, ये इसका क्रम बताया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बी नहीं है, सी होगा। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा अनुक्रम है जो कि संगत है? संगत यानी कि सही कौन सा अनुक्रम है? जयशंकर प्रसाद दे रखे हैं चारों में ही। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बाद स्कंदगुप्त इनका नाटक है, चंद्रगुप्त भी इनका नाटक है, राजश्री भी है और ध्रुव स्वामिनी है। तो अभी तो हम नहीं बता सकते। धातु सेन स्कंदगुप्त का क्या है पात्र है, प्रपंच बुद्धि चंद्रगुप्त में और कोमा राजश्री में, चाणक्य ध्रुव स्वामिनी में। तो और प्रसादांत दुखांत दुखांत सुखांत, तो ये प्रसादांत सही है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो प्रसादांत हैं। स्कंदगुप्त, धातुसेन और प्रसादांत ये संगत है। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा युग में जो कि संगत है, जो कि सही है? साहित्य लहरी क्या पद्माकर की है? साहित्य लहरी क्या पद्माकर की है? नहीं है, पद्माकर की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? सूरदास की है। साहित्य लहरी किसने लिखी थी? सूरदास ने लिखी थी। लोकायतन किसका है? क्या निराला का है? बिल्कुल नहीं है, ये किसका है? पंत जी का है। ठीक है, एक कंठ विस्पाई, ये क्या नागार्जुन का है? नहीं, ये दुष्यंत कुमार का है। किसका है? दुष्यंत कुमार का है एक कंठ विस्पाई। और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास जी का है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वैराग्य संदीपनी जो रचना है वो तुलसीदास जी ने की थी।
इन रचनाओं के उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है, सुमेलित करना है। खुमान रासो, चंद बरदाई, परमाल रासो। सबसे पहले जो आपको पता है आप उस पे जाइए। पृथ्वीराज रासो किसका है, चंद बरदाई का है, सभी जानते हैं इस बात को। बीसल देव रासो किसका है, तो ये नरपति नालय का है। बीसल देव किसका है, नरपति नालय का है। और बात करें हम परमाल रासो, तो परमाल रासो किसका है, जगनिक कवि का है। ये जगनिक भाई यहाँ पे छुप गए हैं, है ना। परमाल रासो इन्हीं का है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। परमाल रासो जिसे आला खंड के नाम से भी बाद में प्रकाशित किया गया था। और खुमान रासो की अगर बात करें तो खुमान रासो किसका है, तो दलपति विजय का है। अब्दुल रहमान की एक रचना है संदेश रासक। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। तो यहाँ पर ये हमारा 12 क्वेश्चन है। आई होप आपको पसंद आएंगे और आपके लिए यूज़फुल भी काफ़ी रहेंगे। आप इसी तरह इस सीरीज से ज़रूर जुड़ें क्योंकि आपकी बहुत अच्छा यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की भी हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, तो उस क्लास से भी आप जुड़े। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा से अच्छा मैटर और क्लास आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी पीवाईक्यू सीरीज में हमारी क्लास है आज 4th नंबर की, और इससे पहले 3 क्लासेस में ले चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में देख लेना। यूजीसी नेट हिंदी के जो पीवाईक्यू हैं वो टीजीटी पीजीटी या कोई भी आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होने वाला है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक ही बार बोलती हूँ आपसे कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और सपोर्ट करना भाई, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को। आप जितना कर सकते हो उतना तो अपनी तरफ से आप करें ही, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट है जो मैं आपके लिए ढूंढ ढूंढ करके लेके आ रही हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। लाइक कर दिया करो अगर क्लास पसंद आती है, तो पसंद भी आती है तब भी नहीं करते हैं, है ना। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित करना है। सबसे पहला हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पंक्तियाँ दे रखी हैं एक तरफ और एक तरफ कवियों के नाम दे रखे हैं। बसों मेरे नैनन में नंदलाल, बसों मोरे नैनन में नंदलाल। ये पंक्ति है किसकी है, तो ये मीराबाई की पंक्ति है। किसकी है ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये मीराबाई की पंक्ति है, ठीक है। और प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, ये किसने कहा था, तो ये सूरदास ने कहा है। सूरदास की पंक्ति है। अब लो नसानी अब ने नसे हो, अब लो नसानी अब ने नसे हो, ये तुलसीदास की पंक्ति है। इसको जानते होंगे सभी लोग, है ना। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। ये कुदरत के सब बंदों की बात किसने की है, तो ये कबीर दास ने की है, ठीक है। किसने की है, कबीर दास ने की है। और आगे हमारा इसमें एक नाम रह गया है किसका, नानक देव का। नानक देव की एक पंक्ति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और पूछी भी गई है कई बार। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, ये नानक देव की पंक्ति है। इसको भी आप याद रख लेना, ठीक है। बसों मोरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई की पंक्ति है। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरो, ये सूरदास ने बोला है। अवलो नसानी अवने नसे, और तुलसीदास की पंक्ति है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, ये कबीर दास ने कहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लेना। मिलाना चाहो तो इसको ऑप्शन में मिला लेना, मैंने इसमें विकल्प नहीं रखे हैं। सुमेलित करना है यहाँ पर आपको। सेकंड क्वेश्चन है, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का क्वेश्चन है। क्रोचे क्रोचे का कौन सा है, तो अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत क्रोचे ने दिया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। आई ए रिचर्ड्स ने जो हमारे प्रीवियस पेपर हैं उनमें भी बार बार यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई ए रिचर्ड्स जो हैं उन्होंने संप्रेषण या मूल्य का सिद्धांत दिया था। संप्रेषण या मूल्य सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कॉलरिज की अगर बात करें तो कॉलरिज ने कल्पना का सिद्धांत दिया था, ये हमने कल भी पढ़ा था। और एलियट ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो ये निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया था। एलियट ने निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत दिया था। उदात्त तत्व की अगर बात करें तो ये लॉन्जाइनस का है। किसका है, इसको भी देख ही लेते हैं। लॉन्जाइनस, ठीक है, लॉन्जाइनस का है उदात्त तत्व का सिद्धांत।
तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, आई रिचर्ड्स संप्रेषण या मूल्य सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और उदात्त तत्व किसका है? ये लॉन्जाइनस का है। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सम्मिलित करना है। बोलियों को बोली क्षेत्र से सम्मिलित करना है। कहाँ कहाँ पर ये बोलियाँ बोली जाती हैं? ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी, मैथिली या फिर अवधी। तो ब्रज भाषा की अगर बात करें तो देखो ये ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, मथुरा, अलीगढ़, अलीगढ़ तक ये बोली जाती है, तो ब्रज भाषा आएगा अलीगढ़ में। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी बिहार में तो बोली ही जाती है, बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में ये बोली जाती है। ठीक है, उधर इलाहाबाद साइड में भी कुछ उधर की साइड में ये बोली जाती है। तो भोजपुरी यहाँ पे आएगा छपरा। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? बिहार, छपरा। ठीक है, छपरा बिहार। मैथिली की अगर बात करें तो मैथिली दरभंगा साइड में बोली जाती है, जो कि बिहार में ही है। और अवधी कहाँ पर बोली जाती है? तो अवधी सुल्तानपुर, अवधी सुल्तानपुर, अयोध्या और थोड़ी बहुत दिल्ली साइड में उधर भी बोली जाती है। ठीक है, इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। चिंतामणि, नक्सिक वर्णन, वर्णन है ये। काव्य निर्णय किसका है? मतीराम, केशव, भिखारी दास इसमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो देखो मैचिंग आप जब करते हैं तो आपको जो अच्छे से आता है ना, पहले उसको मैच कर लिया करो। तो वहाँ से कभी कभी होता है कि हमें एक ही ऑप्शन से सारा जो मैचिंग होती है वो सही हो जाती है। तो कवि को चिंतामणि का कौन सा है? कवि कुल कल्पद्रुम। ठीक है, चिंतामणि का जो ग्रंथ है वो है कवि कुल कल्पद्रुम, और ये 1650 ईस्वी में लिखा गया था। अगर चिंतामणि की बात करें तो इनका जन्म 1609 ईस्वी में हुआ था। मतीराम का कौन सा है? तो ललित ललाम मतीराम की रचना है। केशव की रचना कौन सी है? तो ये नक्सिक वर्णन इन्होंने किया था। केशव दास ने नक्सिक वर्णन लिखा था, और काव्य निर्णय लिखा था भिखारी दास ने। ठीक है, काव्य कल्पद्रुम का इसमें नहीं दे रखा है। चलते हैं आगे। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये बात आप सभी जानते भी होंगे, है ना? नहीं भी जानते हैं तो अब जान जाएंगे। भारतीय जो भाषाएं हैं, हमारे संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, और ये किस सूची में रखे गए हैं? तो ये अष्टम, किस में रखे गए हैं? अष्टम, यानी कि 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। 22 भाषाओं का इसमें जिक्र किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेकर 351 तक जो आर्टिकल हैं उनमें ये राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया है। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन, फ्रेंच, हिंदी या रूसी? ये जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है ग्रिम नियम। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, पुणे, दिल्ली या वर्धा? तो ये वर्धा के अंदर है। कहाँ पर है? वर्धा के अंदर है। ठीक है, और ये वर्धा कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। वर्धा एक जिला है महाराष्ट्र का, ये भी याद रख लेना। ठीक है, और 1996 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रख लेना। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ था? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या फिर प्रेम सागर? तो ये हुआ है प्रेम सागर में, जो कि लल्लू लाल की क्या है? रचना है। लल्लू लाल की पुस्तक है ये। ठीक है, खड़ी बोली का सबसे पहले जो प्रयोग है वो लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर में हुआ है 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी थी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे जो लल्लू लाल जी थे। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत या रामायण? देखो, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता दोनों अलग चीज़ें हैं। तो पुष्टि मार्ग का जो आधार ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत। ठीक है, श्रीमद् भागवत है, ना कि भगवत गीता, ये ध्यान रख लेना। और पुष्टि मार्ग की अगर स्थापना की बात करें तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य ने की थी, जो विट्ठलनाथ के पिता थे और सूरदास के गुरु थे। ठीक है, वल्लभाचार्य ने स्थापना की थी। 1478 में इनका जन्म हुआ था। चलो, इतना तो जानने की जरूरत नहीं है। आवत जात पनैया टूटी बिसरी गए हरि नाम, यह पंक्ति किस कवि की है? आवत जात पनैया टूटी बिसरी गए हरि नाम, ये पंक्ति किसकी है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास या फिर नंददास? तो ये पंक्ति है कुंभन दास की। ठीक है, सी सही है। आवत जात पनैया टूटी बिसरी गए हरि नाम,
ये कुम्मन दास की पंक्ति है, इसको याद रख लेना। तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहा में कौन सा अलंकार है? तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। तो इसमें क्या उपमा है, विरोधाभास है, दृष्टांत है या फिर रूपक है? तो इसमें जो अलंकार है वो है विरोधाभास अलंकार। ठीक है, अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। और विरोधाभास अलंकार कहाँ पर होता है? तो जहाँ विरोध ना रहने पर भी विरोध का आभास हो, ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है इसमें लेकिन विरोध नहीं होता असलियत में। आहा वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? आहा वेदना मिली विदाई ये किस नाटक के गीत की पंक्ति है? नाटक दे रखे हैं और ये नाटक चारों ही जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी, किस में ये गीत गाया गया है? तो ये गाया गया है स्कंदगुप्त में। स्कंदगुप्त की बात करें तो ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ध्रुव स्वामिनी 1933 में हुआ था। ये मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताती हूँ। 1931 में हुआ था। और अजात शत्रु की अगर बात करें तो अजात शत्रु शायद, चलो कोई नहीं, आप इतना याद रख लेना, ये हमारे सिलेबस में है। ठीक है, उसका मुझे याद नहीं है अभी। सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? सारिका पत्रिका के कई संपादक रहे हैं, तो इनमें से कौन है जिन्होंने नहीं किया? चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। तो सारिका पत्रिका जो है ये राजेंद्र यादव तो थे इसमें। संपादन किसने नहीं किया था? चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, मोहन राकेश और कमलेश्वर शामिल थे इसमें। लेकिन जो राजेंद्र यादव हैं, उन्होंने हंस का पुनर्प्रकाशन किया था, ना कि सारिका पत्र का। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। राजेंद्र यादव ने सारिका का संपादन नहीं किया है, याद रख लेना। ए लड़की किसकी रचना है? ए लड़की ये किसकी रचना है? मैत्रेयी, पुष्पा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया या फिर कृष्णा सोबती। ए लड़की ये किसकी रचना है? किसने ऐसा बोला है? तो ये बोला है कृष्णा सोबती जी ने। ठीक है, कृष्णा सोबती की रचना है। 1991 में ये प्रकाशित हुई थी। और इनकी अगर अन्य कहानियों की बात करें, इनकी एक कहानी हमारे उसमें सिलेबस में भी लगती है, तो उसको याद रख लेना। सिक्का बदल गया, इन्हीं की कहानी है। सिक्का बदल गया। ठीक है, सिक्का बदल गया, यारों के यार, यारों के यार और तीन पहाड़, तीन पहाड़ ये इनकी अन्य रचनाएं, इनको भी याद रख लेना, कृष्णा सोबती जी की। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर श्रोत्रिय या फिर शंकर शेष। शकुंतला की अंगूठी ये 1990 में प्रकाशित हुई थी, शकुंतला की अंगूठी। और इसके जो नाटककार हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा जी। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा था। अगर इसके अन्य नाटकों की बात करें तो वो हैं द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी है एक। तो एक 8वां सर्ग इन्होंने लिखा था, 8वां सर्ग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। एक छोटे सैयद, बड़े सैयद, छोटे सैयद, बड़े सैयद, ये भी किसकी है? सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है। छोटे सैयद, बड़े सैयद, ये इनकी क्या है? नाटक हैं इनके। ठीक है, और एक इनका नाटक और भी है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, वो भी सुरेंद्र वर्मा का है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन हैं। आई होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। आप प्लीज़ इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा मैटर आपको मिल जाएगा। और जल्दी ही मैं लाइव भी लेकर के आने वाली हूँ। बस मैं आपका वेट कर रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। टेलीग्राम चैनल, अगर आप लोग इनकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको PDF चाहिए, तो मैं टेलीग्राम में उसकी मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डाल दूँगी, वैसे डिस्क्रिप्शन में है।